बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की मिलिट्री के हवाले से। जिस कदर वक्त गुजरता जा रहा है तेज़ी के साथ, उतनी ही तेज़ी के साथ इनमें गिरावट आती जा रही है, अखलाकी एतबार से भी, पेशा वराना एतबार से भी, और जितने भी मयारात हो सकते हैं किसी भी आर्मी के प्रोफेशनल अप्रोच के हवाले से, उन तमाम मयारात के हवाले से भी। और गिरावट कौन ला रहा है? गिरावट ये खुद ला रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। डीजीएमओ इंडिया की मिलिट्री के, आर्मी के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये 5 महीने के बाद उनको याद आई है। 5 महीने के बाद ये इतनी काविशें इनको करनी पड़ी। ये फैब्रिकेटेड किस्म की तस्वीरें, विजुअल्स, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करते हुए। इससे पहले हमने देखा इंडियन एयर चीफ जिस तरह की गीदड़ भभकियाँ और जिस तरह के मजाकाखेज किस्म के दावे वो करते हुए नजर आए कि हमने कभी F-16 मार दिए, कभी हमने फलां कर दिया, और किसी किस्म का कोई सबूत उनके पास नहीं था। उसके बाद हमने देखा जो इंडियन जो आर्मी चीफ है उसने किस किस्म के मजाकाखेज दावे किए कि पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से खुदा ना हस्ता मिटा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हम CDS को भी देख रहे हैं, CDS भी इस तरह की बातें कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करें, आपस में के डॉट्स कनेक्ट करें, तो हमें ये पता चलता है कि वो आर्मी जो एक ज़माने में अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्मी कहती थी, गर्दानती थी, उस आर्मी का मयार अब ये हो गया है कि वो RSS के एक मिलिटेंट विंग की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। जो भी RSS के नज़रियात हैं, जो भी हिंदुत्व के नज़रियात हैं, जो भी मोदी के, अजित डोवाल के, और जो ट्राइका है इनका, अमित शाह के, राजनाथ सिंह के नज़रियात हैं, अब वो इन फोर्सेस के नज़रियात बन चुके हैं। और अब उन्होंने अपने आप को इतना गिरा दिया है कि बॉलीवुड मूवी के स्क्रिप्ट जो हैं उससे भी ज़्यादा जो है सब स्टैंडर्ड किस्म की बातें इनकी सामने आई हैं। हमने भी रिस्पॉन्ड किया है, और लेकिन हमने इस तरह रिस्पॉन्ड किया है, ISPR ने कहा है कि इनकी जो मजाकाखेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं समझते, क्योंकि ये एक किस्म का इन्होंने मॉक किया अपने साथ। वो ज़रा मैं एग्जैक्टली आपको अल्फाज सुनाता हूँ जो ISPR की रिप्लाई इसके अंदर आया। उन्होंने कहा कि इट इज़ सैडनिंग, जो DG ISPR की जानब से प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कहा कि इट इज़ सैडनिंग टू सी द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री issuing irresponsible statements under the immense political pressure. The lies being fed to the Indian public and international audience have turned Indian military machine into a laughing stock. कोई शक नहीं, any professional soldier would know the unnecessary chest thumping and unwarranted statements might initiate a cycle of jingoism and lead to serious consequences for peace and stability in South Asia. ये हमारे ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज आई जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स था, और इस पर ज़रा बात करेंगे कि अब इंडिया क्या करना चाहता है। ये बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, इनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इंडिकेशन दे रही है, इस सब का क्या मतलब है और किस तरह ये डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे जो उन्होंने ऑपरेशन 1.0 की फेलियर की सूरत में इकट्ठा किया, बुनियादुल मरसूस की सूरत में इनको जवाब मिला। क्या वो फेलियर, वो ब्रिज जो है वो उसको गैप को ब्रिज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर जरा बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। हमें आज ज्वाइन किया है अशरों पर मुहित सिफारतकारी का तजुर्बा रखने वाली शख्सियत एम्बेसडर रिटायर्ड नाइला चौहान साहिबा ने। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल्ला खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तजज़ियाकार, इंडियन फॉल्ट लाइन्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इम्तियाज़ वानी साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा और साबिक तर्जुमान APHC के, उन्होंने ज्वाइन किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नामवर दिफाई तज्जियाकार, और बड़े बेबाक किस्म का तज्जिया होता है कर्नल साहब का। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए एक बार फिर से अपने ही फौजियों और शहरियों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। हिंदुस्तानी मीडिया इसके लिए मुमकिना दहशतगर्दी के खतरे का प्रोपेगेंडा करके मुल्क में पाकिस्तान दुश्मन माहौल पैदा कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग बयानिया आलमी सतह पर मुस्तरद होने और मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी को
बिहार इलेक्शन में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने का मौका नहीं मिल सका और इंतहा पसंद बीजेपी वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी जिसके लिए हिंदुस्तान ने अपने ही 26 से जायद बेगुनाह लोगों का खून बहाया था। हिंदुस्तानी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार का पहलगाम तर्ज के हमले का दावा मकबूजा इलाके में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मजमूम मंसूबे को अयां कर रहा है, जिसकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीरियों ने भरपूर मजम्मत की है। तजजियाकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुनाफिकत, झूठ और धोखाधही की एक भयानक तारीख रखती है। हिंदुस्तान की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश होगी। तजदियाकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी हिंदुस्तानी साजिशों और रेशा दवानियों का नोटिस ले और मसला कश्मीर को अपनी पास करदा करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कुछ अरसा पहले जो इंडियन आर्मी चीफ है उसने किस तरह की गीदड़ भभकी कसी थी, जरा आपको वो भी दिखाते हैं। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। मैं सबसे पहले असद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा बतौर दिफाई तज्जियाकार। इस प्रेस टॉक को आप किस तरह देखते हैं? क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रही थी इंडियन आर्मी और इन 5 महीनों के बाद इनको कैसे ख्याल आया इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? ये जो कुछ भी इनके साथ हुआ मई में पाकिस्तान की तरफ से, ये इंडिया ने या मोदी ने या जो मोदी की ट्रैक और फिर उससे भी बढ़ के इंडियन आर्म फोर्सेस ने कभी जिसको कहते हैं जिंदगी में तसव्वुर नहीं किया था कि इनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और जब इन्होंने इवन ऑपरेशंस लॉन्च किए, मुख्तलिफ तरह के मिसाइल मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये इन्होंने भेजे, तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि दे वर ऑलमोस्ट श्योर ऑफ इट कि भी इन्होंने एक्चुअली सारी जंग तो जीत ली हुई है। अभी तो बस ये सिर्फ अपना जो है ना अवाम का या सारा कुछ है उनको एक लिहाज से मुतासर करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बट नॉट नोइंग दिस कि सिचुएशन हैज टोटली चेंज नाउ। और हकीकत में मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल इस पूरे रीजन के अंदर मई के बाद जिसको कहते हैं ना खित्ते में जो ओवरऑल ताकत का तवाज़ुन इक्विलिब्रियम है वो टोटली चेंज हुआ है। और उससे हटके भी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी की और उनके आर्म फोर्सेस की जिस तरीके से जगहसाई हुई है, बल्कि उनका मुंह काला हुआ है। जगहसाई तो छोटा लफ्ज एक लिहाज से आता है। और ये और उस पिछले 5 महीने से इनको एक्चुअली समझ नहीं आ रही। और ये मुख्तलिफ लेवल के ऊपर चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, कोई टीवी पे जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, चाहे इनके मिलिट्री एंटोराज है, आपने इनके सीडीएस की आर्मी चीफ की बात की है, फिर डीजीएमओ की आपने बात की, इवन एयरफोर्स चीफ को अक्सर आप सुनते हैं। जी। अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी को भी मुख्तलिफ जगहों पे सुना आपने, अमित शाह को भी, इवन अजीत डोवल, जो ये तीनों शैतान हैं। और वो ऐसा लगता है जी कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर वही बात है जी कि नहीं, हमने ये सिंदूर के बाद हम सिंदूर 2 पे जा रहे हैं। 1 खत्म हुआ, 1 के अंदर मतलब जो उनकी पिटाई, जो उनकी धुनाई होनी थी, जिस तरीके से उनके ओवरऑल ख्वाब को आपने चिकना चूर किया, तो नो दे आर प्रिपेयरिंग कि नहीं ये सारा कुछ इस तरीके से करेंगे। और आप ये देखें कि इस मई के बाद यानी जून के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको बलूचिस्तान के अंदर और फिर केपी के अंदर बहुत ज्यादा जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटीज होती शुरू नजर आई। जी। और देखें ना, चाहे अगर बीएलए की बात करें, टीटीपी की बात करें, ये सब कहाँ पर मौजूद हैं? ये उनकी सेफ हेवन्स कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। और अफगानिस्तान के पीछे कौन है? सर्टली इंडिया। और मैंने ये कहता हूँ कि जो अगर प्रॉक्सी के तौर पे टीटीपी और बीएलए वाले काम कर रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉक्सी जो है वो अफगानिस्तान है, जो कि इंडिया के बेहस के ऊपर काम कर रहा है। सही। तो इनको जिसको कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रही, बिकॉज उनके मुल्क के अंदर भी लोग बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो उनको भी पता 2+2 करना जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है इंडिया के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ। और उनको उन्होंने जो रफाल जहाज जिस तरीके से खरीदे थे, और दे थॉट कि नहीं, नो, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयर इज एब्सोल्युटली इनविंसिबल और उनके साथ कुछ नहीं होना। साथ ही एस 400 का जिस तरीके से हवा आपने देखा, और उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि नहीं, अब तो इंडिया को कुछ छेड़ ही नहीं सकता। और अगर आपको याद हो, इवन उनके फॉरेन मिनिस्टर की एक नखबत और तकब्बुर से भरी आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी थी कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान और टॉक समथिंग डिफरेंट। और मोदी का कहना था ये तो आपस में एक दूसरे को खत्म करेंगे, हमें तो जरूरत ही कोई नहीं। और एक्चुअली देवर
बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर चाइना। बट हुआ पता क्या, चाइना की तरफ तो जाना तो दूर की बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग चाइना ने भी इनकी इतनी पिटाई की है, इतने इनको जूते मारे हैं कि इंडियन आर्मी को तो समझ नहीं आ रही किस किस तरीके से जो चाइनीज आर्मी है वो इतिहास से अंदर आ गई है। तो कौन साहब तो मकसद इसमें क्या आपको लगता है, मकसद क्या था इस सारे ड्रामे का, इस सारे बॉलीवुड के स्क्रिप्ट का? मेरा ख्याल है इसका, इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको आप चेंज होना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही घिसी पिटी किस्म की स्टोरी वो दुनिया को बताते हैं। डू यू रियली थिंक कि आप इंडियंस भी इसको बाय करेंगे? नहीं, इंडियंस ने, मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ जिस तरह भी, हालांकि इंडियन मीडिया 100% जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड है, बीजेपी मीडिया उसको कहा जाता है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चाहता है मीडिया सारी की सारी वो चीजें करता है। बट मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो भी पढ़ा लिखा तबका है, दे अंडरस्टैंड कि इनके साथ क्या हो चुका है। ठीक है, अब वो करने क्या वाले हैं जरा इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इसमें एक्सेलेंसी आप इन्वॉल्व करूंगा या फरमाइएगा कि इस तरह प्रोफेशनल कोई भी आर्मी जो इस तरह की एक्टिविटी करती है किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार आपको नजर आती है, और इंटरनेशनली जो यूएन मिशन में ये लोग सर्व कर रहे थे पहले, डू दे रियली क्वालिफाई टू बी अ पार्ट ऑफ यूएन मिशंस after all these dramas or after all this non-professional attitude they are exhibiting? देखिए ये पहलगाम से पहले भी आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया में उनके जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह थे, पॉडकास्ट थे, तो वो मोदी साहब को बताना चाह रहे थे कि दे वर नॉट रियली रेडी टू हैव अ फाइट विद पाकिस्तान। लेकिन मोदी साहब की कंपल्शन ये है कि 2025 इज़ द सेंटेनरी ऑफ आरएसएस, सो दे वांटेड टू डू इट इन अ बिग वे, कि एक धमाका करेंगे, पाकिस्तान को फड़का देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, आरएसएस की जो है वो वाह वाह हो जाएगी और इंडिया जो है वो सारी दुनिया पे छा जाएगा, विष्णु गुरु है, दुनिया को सिखाएगा कि किस तरह से जीते हैं। वो सारा नैरेटिव जो है वो 5 घंटे में वॉश आउट हो गया। पाकिस्तान ने कोई चेस्ट थम्पिंग नहीं की थी, हम खामोशी से देख रहे थे, सुन रहे थे और स्टडी कर रहे थे। पहलगाम हुआ तो दे वर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल, दे कुड नॉट एक्सेप्ट कि उनके साथ हुआ क्या है। अब 5 महीने तो उन्हें लगे हैं इस शॉक से बाहर आने को, ट्रॉमा से। फिर उसके बाद एक नया नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आप देखिए ना, उस वक्त वो क्या बताते, वो तो शशदर थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था, उनकी अक्ल से बाहर था। ये तो फिर राफाल की जो कंपनी है उसने वेरीफाई किया कि हाँ हमारे कुछ जहाज़ गिरे, वो उस वक्त कवर दे रहे थे इंडिया को। लेकिन बाद में जब पेरिस में एयर शो हुआ और आपका JF थंडर भी गया और आपके जहाज़ गए, तो आपको पता है कि उस जो शो था, एयर शो, उसमें ये इनको एक कोने में मेन हॉल से बाहर एक हैंगर में जगह दी गई थी, बिकॉज एट दैट टाइम दे डिडंट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानी जहाज़ का कोई स्टेटस होगा, पाकिस्तानी / चाइनीज़। तो सारा रफाल वाज द सेंटर, द ब्यूटी क्वीन, जिसको सबने आके देखना था। लेकिन पहलगाम उससे पहले हुआ तो ब्यूटी क्वीन को सारे भूल गए और सारे JF पे ऑर्डर्स भी आने लगे और उसकी जो शोहरत हुई। तो एक तो ये चीज़, अब इनके लिए क्योंकि RSS का प्रेशर था, पहले से इन्होंने मान तो लिया था कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की, लेकिन जब लड़े और जब बुरी तरह हारे तो फिर फेस सेविंग कोई नहीं थी। उनके जो आर्मी चीफ थे चौहान साहब, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक जवाब देते हुए एक एम्बिगो से कहा कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी प्लेन्स फेल, CDS ने, कि डजंट मैटर व्हाट हाउ मेनी प्लेन्स फेल, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट हैपेंड एंड हाउ हैपेंड। सो उन्होंने इस तरह से अवॉइड किया रिस्पॉन्स को, गिरे। उसके बाद आप देखिए कि जैसे आपने फरमाया, both armies have mutual respect for each other because they're both professional. और एक बात होती है ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, एक ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन का एक किरदार होता है, उसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं कि
he's an officer or she's an officer and a gentle woman or gentleman. वो डेकोरम वैसे इन्होंने कायम रखा। डेकोरम से गिर गए। Okay. They lost it because when they were forced to tell a lie, a narrative of BJP and RSS just to protect Modi साहब, because आप देखिए उनको बिहार की इलेक्शंस का खौफ है। Already he is very unpopular in his country. अभी आप देखिए SCO में हर एक से जपियाँ मार रहे थे, trying to show कि he is a very popular leader, but it was very clear कि who was popular and who was not. अभी जो शर्म शेख में हुआ उसमें वो खुद गए भी नहीं कि उनको एक्सपोज ना होना पड़े। UN में भी नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि अब वो एक्सपोज हो चुके। तो इंडिया का एक रेडिकल जो है ना इमेज लॉस हुआ है, मोर सो ऑफ देयर फोर्सेस। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें अब्दुल्ला साहब आपको इन्वॉल्व फरमाइएगा कि मिलिट्री को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से किस कदर हिंदुस्तान का अपना नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो DGMO की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट 5 महीने के बाद कुछ पड़ने वाला है? नंबर 3, जो मकासद हैं इनके कि हमें बिहार का इलेक्शन मिल जाए, इसीलिए बार बार ये कभी अपने एयर चीफ को झोंकते हैं, कभी CDS को, कभी आर्मी चीफ को, और आप DGMO को, और उसके साथ अपने कोर कमांडर्स को भी। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होता हुआ आपको नज़र आता है? देखिए, इसमें थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें, नॉट लॉन्ग हिस्ट्री, लेकिन अभी गुज़श्ता 5 साल का हमें देखना चाहिए। एक तो उनमें जो उनके एयर चीफ हैं वो जो कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो बीच में खामखा विक्टिम हैं। अदरवाइज गुज़श्ता 5 साल में सिस्टमेटिकली वही लोग प्रमोट किए गए हैं जो RSS की आइडियालॉजी को से अडियर कर रहे हैं, जैसे बिपिन रावत था। हाँ, और उसके बाद जो अनिल चौहान साहब ने तो अभी एक किताब लिखी है, और उस किताब में भी उन्होंने अपनी फ़ौज की आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस के ऊपर जोर दिया है कि भाई उनकी नज़रियाती वाबस्तगी होनी ज़रूरी है। बेसिकली वो क्या है, वो पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान में एक नज़रियाती फ़ौज है, ये ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वाली फ़ौज है, हमारे फ़ौजी शौक़ शहादत से सरशार होते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ 97% पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। वहाँ तो हिंदू कहते तो हैं, लेकिन फिर भी अक्सरियत में नहीं है। वहाँ मुसलमान 25 करोड़ आबाद हैं, वहाँ सिख करोड़ों में आबाद हैं, वहाँ दलित जो है ना करोड़ों में आबाद हैं। और एक वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पीछे हिसाब किताब करके बताया था कि भाई प्रैक्टिकली जो हिंदू हैं वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। तो वो जो पाकिस्तान को कॉपी करके अपनी फ़ौज को नज़रियाती तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। और उसी वजह से हमने देखा है कि उनकी फ़ौज में जो आपने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया कि उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। ये आज नहीं हुआ, ये पहलगाम के बाद नहीं हुआ, ये 2019-20 से जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया फ़ौज के अंदर जो है ना ये RSS की तर्ज पे प्रमोशन स्टार्ट की। इंडोक्ट्रिनेशन तो बहुत पहले से थी। अगर आपको याद हो, कर्नल प्रोहत शामिल था जिसको अभी उन्होंने फिर रैंक लगा दिए हैं, जिसने समझौता एक्सप्रेस का 2007 में किया था। तो उस वक्त से फ़ौज के अंदर जो है ना वो RSS के लोगों की इंडक्शन, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन, ये सिलसिला तो स्टार्ट था। 2019-20 से ये स्टार्ट हुआ है कि जो प्रमोशंस है उसमें देखा जाता है कि भाई कौन जो है ना वो ये बिपिन रावत जो था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ना कि भाई कौन आइडियोलॉजिकली RSS के करीब है, तो वो उसको ही प्रमोट किया जाएगा। अभी जो CDS इन्होंने बनाया वो भी उसी तरह से है। एक तो ये है कि ये जो डीके है और ये जो प्रोफेशनलिज्म से उठा के एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव की तरफ फ़ौज को लेके जाना, उसी बुनियाद पे उसकी अपब्रिंगिंग करना, ये इन द लॉन्ग रन इंडिया के लिए तो ख़तरनाक होगा, लेकिन ख़ित्ते के लिए बड़ा ख़तरनाक है। ये है कि आपके ये देखें ना, इस खित्ते में एक बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, और अगर एटमी हथियार एक्सट्रीमिस्ट लोगों के हाथों में चले जाते हैं, क्योंकि ये सारा निज़ाम जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो न सिर्फ चीन को ख़तरा है, पाकिस्तान को ख़तरा है, पूरी दुनिया के अमन को ख़तरा है। क्योंकि ये ऐसा है कि बंदर के हाथ में माचिस वाली बात है। जिस अगर इनके योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना, जो उसका है यूपी का चीफ मिनिस्टर, उसने कहा था कि ये जो इंडियन आर्मी है ये मोदी जी की सेना है। तो किस कदर इंडियन आर्मी इस बात को साबित कर रही है कि वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि वो मोदी जी की सेना है, वो RSS का मिलिटेंट विंग बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी जो उनका DGMO ने बातें की, देखें ये तो अजीबोगरीब बात है कि उनको वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है, और हर बंदे को समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ने विद इन डेज विजुअल्स के साथ सारे क्लेम्स जो भी किए वो दुनिया के सामने रखे और क्रेडिबल क्लेम से दुनिया ने एक्सेप्ट किए। ठीक है,
अब वो 5 महीने बाद कौन सा पटारी में से सांप निकाल रहे हैं, उसको किसने मानना है? क्रेडिबिलिटी किसी जगह पे, मैंने इंटरनेशनल मीडिया भी उसकी कोई होता है ना, रेजोनेंस होती है किसी जगह पे, मैंने तो कहीं देखा भी नहीं है स्वाइस के जो पाकिस्तान में उसकी स्टेटमेंट का जवाब आया। अदरवाइज जो है ना, इसको किसी ने घास भी नहीं डाली। और यही इंडिया की सबसे बड़ी नाकामी है कि इंटरनेशनल अरीना में वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं, उनकी फौज, उनकी हुकूमत, उनका पूरा तो अभी कह रहे हैं कि जितना भी ये ड्रामाज रचाए जा रहे हैं, इससे इनकी रेलेवेंस बहाल नहीं होनी, बल्कि ये मजीद इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे अपने आप को ये नीचे की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। ऐसा ही बिल्कुल। आज की ताजा खबर हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम किसानों के लिए गंदुम पैदावारी मुकाबला। और इस ऐलान के साथ दिलों में एक नया जज्बा जागा। मेहनत, लगन, सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के साथ ने जीत की उम्मीद का बीज लगाया। तीसरी सूबाई पोजीशन शाहिद अब्बास खान, जिला डीजी खान। दूसरी सूबाई पोजीशन मोहम्मद अफजल, जिला कसूर। और पहली सूबाई पोजीशन मुजफ्फर फार्म, जिला जंग। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। तो साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं, ये जीत है पाकिस्तान की मिट्टी की। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। ज्यादा पैदावार हर कामयाब किसान का ख्वाब, और इस ख्वाब को बदले हकीकत में सरसब्ज की खाद। 2024 के पंजाब गंदुम पैदावारी मुकाबले में 40 में से 34 अजला में पहली पोजीशन हासिल की सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा इस्तेमाल करने वाले किसानों ने। मैं हूँ मोहम्मद अफजल, गांव थे पन्नू, जिला कसूर से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 35 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती दूसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। और मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन हमें बैरल चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि देखें, मैं इसमें भी आता हूं कि कर क्या सकते हैं। एक जुमला सिर्फ कहूंगा कि बुज़दिल जो दुश्मन है ना, उससे हमेशा इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए। सही हो गया। वानी साहब, मकबूजा कश्मीर में क्या चल, जरा बताइएगा, क्योंकि हमें लग ऐसे ही रहा इनके बयानात से कि कुछ ऐसा ये फिर दोबारा करने लगे हैं, पहलगाम तर्ज का, या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जरा बताइएगा कि इस वक्त वहां पे क्या चल रहा है, और क्या ऐसे अनासर जिसकी वजह से APHC ने भी इन खदशात का इजहार किया है कि ये कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ऑलरेडी इस पे बयान आया है कि भारत ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है, आप देखें मूवमेंट देखें फ़ौज की वहाँ पर हो रही है, जिस तरह वहाँ पर इतलात आ रही है, और इसी तरह जो है मकबूजा कश्मीर में जिस तरह के इस वक्त हालात है, वहाँ पर जो है आए रोज़ जो है शहादतें भी हो रही है। और आप देखें कि कल जो कुछ दिन पहले जो है डॉक्टर सदीब जो है उससे भी बयान दिया था, जो ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, वो इसलिए हो रहे हैं कि वो अपने आप को जो वहाँ कोई इनामात देने के लिए या नौकरियों को जो है पक्का करने के लिए या उनको जो है प्रमोशन के लिए इस तरह के वाक़ात कर रहे हैं। अब ये जो फ्लैग ऑपरेशन जो वहाँ पर हो रहा है वो भी इसी की एक कड़ी है, क्योंकि इस वक्त देखें ना, मोदी को जो उसकी जो पोजीशन है वो इंडिया में जो है ना लोगों में जो है बहुत ख़राब हुई है। अब ये जो बिहार का भी इलेक्शन जिस तरह आपने जिक्र किया है वो भी हो रहा है, तो मकबूजा कश्मीर में ये ऐसा ही जिस तरह पुलवामा का वाक़ा उन्होंने किया, इसी तरह जो है जो पहलगाम का वाक़ा हुआ, अपने लोगों को ही वहाँ पर मरवाएंगे और फिर जो है ना इस पर ब्लेम जो है पाकिस्तान पे लगाएंगे। तो ये चीज़ें वो करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये अर्ज़ किया है कि वहाँ पर हमें जो इतलात आ रही है कि वहाँ पर जो है ना इंडिया से जो फौजें हैं वो मज़ीद मंगवाई गई है। आप कह रहे हैं मोबिलाइजेशन हो रही है? मोबिलाइजेशन हो रही है वहाँ पर, और ये कुछ ऐसा करने जा रहा है। जिस तरह ISPR ने भी इसका जवाब दिया है, ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि ISPR का यही मौक़िफ़ है कि भारत अगर ऐसा करेगा
तो इंशाल्लाह उसको जिस तरह महसूस का जवाब दिया था उन्होंने, उसकी सूरत में जवाब दिया था, उससे ज़्यादा जवाब मिलेगा और भारत जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहेगा। ठीक है, अब्दुल हमीद लोन तज्जाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब, ये फर्म के 5 महीने के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आपको पॉलिटिकल और सियासी मकासद के अलावा कोई और वजह समझ आती है, और कितनी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज की है इंडियन मिलिट्री ने इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद? हिंदुस्तान को इस जंग में जो शर्मंदगी उठानी पड़ी और शिकस्त से दो चार हुआ और ये जख्म उसको करीब रहा है, तो वही हिंदुस्तान के चाहे वो फौजी अफसरान हो, हुक्मरान हो, सियासतदान हो, उन्हें पागलपन के दौरे पड़े। और पहले तो ये हकीकत को तस्लीम नहीं करते थे। पहले तो इन्होंने कहा कि कोई जहाज भी नहीं गिरा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि इन्हें नुकसान हुआ, फिर आलमी मीडिया ने लिखा, और फिर बड़े अरसे के बाद उनके एयर मार्शल को भी याद आया कि हमने 13 जहाज उड़ाए। 8 दहाइयों से अगर आप देख रहे हैं कि बदकिस्मती से ये दुनिया के ऊपर ये रियासत एक नासूर है, कोई हमसाया महफूज नहीं आज तक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इस तरह से फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दहशतगर्दी, और आज तक ये झूठ पे जी रही थी। तो वहीं ये सारी तदबीरें इसको अब उलट पड़ रही हैं। ताहम मैं समझता हूँ ये कुछ कर भी सकते हैं। तो वहीं अगर इसने कुछ ऐसी हरकत की तो फील्ड मार्शल साहब जो है ना, इनकी तबीयत साफ कर देंगे। अब ये जो है ना वो किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि शिकस्त के बाद क्या हिंदुस्तान फिर उठ सकता है, कर सकता है, इस तरह सोच भी नहीं सकता। ताहम इसकी जो कॉन्स्पिरेसियां रही है, चाहे वो अपने हमसायों के साथ अफगानिस्तान में, दुनिया भर के अंदर, और ये एक बदमाश रियासत है। ताहम अगर आज की डेट में कुछ हुआ तो इसे सबक सिखाना होगा। बल्कि कल की डेट में अगर आप देखें कि एक डॉक्टर संदीप मावा है, उसने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं भारतीय फौज के हवाले से। इस तरह से इन्होंने जो है ना वो स्टेज इनकाउंटर रचाए, यहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवानों को मारा। जिस तरह से अभी इम्तियाज वानी साहब ने बात की, खाली कैरियर का मामला, रैंक, तमगे, पैसे लेना, और हजारों की तादाद में, बल्कि एक ऑफिसर ने तो जिनका बाद में डीआईजी बनाया गया, उसने 300 जाली इनकाउंटर रचाए। डीजीएमओ ये भी तो रहा है वहां पे। बिल्कुल, ये भी सारे जो भी है इनके दिफाई तजिया निगारे, बख्शी हो, ये भी कातिल है। इसी तरह से जो भी इनके फौजी अफसरान है, इन्होंने कत्लेआम किया कश्मीर। ठीक है, लोन साहब का पॉइंट आ गया। मैं इस पे कल साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा आएगा कि ये क्या कर सकते हैं मिलिटरीली, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये गिदड़ भपकियां भी कसते हैं और ये पीठ पे छुरा घोंपने की बड़ी सलाहियत रखते हैं। हमने देखा कि ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं इन्होंने शुरू कर रखी हैं। 2 फ्रंट वॉर पे पाकिस्तान को जो है वो लेके जाया जा रहा है। डू यू रियली थिंक कि ये कश्मीर में कुछ कर सकते हैं, या साउथ में कुछ कर सकते हैं, या जो अभी इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ तमाशा लगाया हुआ है उसके अंदर भी इनका हाथ हो सकता है? क्या सकते हैं जो जिस तरह की गिदड़ भपकियां कसते हैं? देखिए, पहले तो यासिर साहब मैं आपसे ये अर्ज करूं, ये कुछ भी कर लें, ये जो उनके मुंह पे कालक मली गई है ना, और जो उनकी ओवरऑल इनविंसिबिलिटी के, जी ये तो नाकाबिले तस्खीर मुल्क है, ये इसके आर्म फोर्सेस हैं, उसको तो किसी सूरत के अंदर ये रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी ये इट्स नॉट ओनली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया को ही पता चल गया है कि बेसिकली यहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदों की हुकूमत है। दे आर दी वन दो जो कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। और आप ये देखें ना कि इस रीजन के अंदर कोई एक मुल्क आप बता सकते हैं कि जो इनकी चेहरादस्ती से किसी तरीके से महफूज रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सोचें कि नरेंद्र मोदी इस हद तक बेसिकली तो ही इज अ क्रिमिनल ना, मतलब गुजरात के अंदर जिससे उसने मुसलमानों को जलाया, जिंदा जलाया, एंड ही वाज देयर एज चीफ मिनिस्टर, और बाकी कैबिनेट, ये अमित शाह भी उसी के साथ उस टाइम का इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे चल रहा, व्हेन ही वाज इन गुजरात। तो बेसिकली तो ही इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल। और देखें, इट्स सो अनफॉर्चुनेट फॉर द इंडियन पीपल कि बजाय कि उनकी हुकूमत, उनके लोग कोई पॉजिटिविटी की तरफ सोचें, वो हर वक्त जंग की बातें करता है। सो मच सो, देखिए ना, एक जलसे के अंदर वो जिसको कहते हैं हिज़यान बकता हुआ आपको नजर आया, एंड ही वाज टारगेटिंग आवर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेके। आप इमेजिन करें कि इस हद तक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं और हमारे फील्ड मार्शल उनके हवासों पे एक लिहाज से छाए हुए हैं। और एक याद रखिए कि जब आप कोई भी मुल्क है, आर्म फोर्सेस हैं, जब वो जंग की तरफ जाते हैं
तो वो जज्बाती होके नहीं जाते, वो बिल्कुल कूल माइंडेड होके जाते हैं और उनको पता होता है, एंड देन इट इज सपोज टू बी अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। तो डू यू थिंक कि अगर इनकी 15 लाख में से 10 लाख फौज जो है वो कश्मीर के अंदर पिछले कई दहाइयों से वहां पर मौजूद है, तो डू यू रियली कॉल देम टू बी बैटल हार्डन्ड? और उनके अंदर वो इतने गट्स होंगे? जी, तो मकसद मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा, हम तो चाहे अब टू फ्रंट की अगर आप बात करते हैं, वो तो हमें काफी अरसा पहले ही हमारी गलतफहमी मैं कहूंगा कि दूर हो गई थी। नो, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट। हम इन दोनों को टेक ऑन करने के लिए एक लिहाज से तैयार हैं। हमने अपने सोल्जर्स को या जितना भी इक्विपमेंट आर्मामेंट सारे हैं उनको इसी तरीके से एक लिहाज से प्लेस किया हुआ है। और ये मैं जरूर आपसे कहूंगा कि इट्स नॉट ओनली, मैं कहूँ जी कि ये जो फौज है या फौजें हैं वो जंग लड़ती हैं जी। ये जो अवाम होती है ना, वो अपनी फौज के साथ और पीछे खड़ी होती है, एक्चुअली वो जंग लड़ी जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर आप ये फील करते हैं कि जो 25 करोड़ अवाम है ना, वो अपनी फौज के पीछे खड़ी है, हर वक्त मौजूद। आप देखें ना अफगानिस्तान के साथ जो सिलसिला हुआ, आप किस तरीके से वहां पे से जो सरदार हैं बलूचिस्तान से, वो कबीले हैं, वो निकल गए कि जी वी आर गोइंग टू बी देयर ऑन द फ्रंट। सही है सर, आपका ऐसा ही है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दूसरे मौजू की जाना प्रोग्राम में बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे हिंदुस्तान। अगर आपका ताल्लुक निचली जात के से है, यानी आप निचली जात के हिंदू हैं और आप कहलाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि आप शूदर हैं, या आपका ताल्लुक किसी और माइनॉरिटी के साथ है जिसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को पास कर लें, किसी भी मुश्किल तरीन एग्ज़ाम को पास कर लें, आप कुछ भी बन जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आप दलित ही रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप मुस्लिम या क्रिश्चियन ही रहेंगे, सिख ही रहेंगे। और आपके साथ जो सलूक होगा वो आप जितनी भी ऊंची पोजीशन पे क्यों ना चले जाएं, आपको वही ताना दिया जाता रहेगा जो एक एडीजीपी को दिया गया, और जिसके नतीजे में उस शख्स ने, जिसका नाम पूरन कुमार था, जो 2001 के आईपीएस बैच में जिसने क्वालिफाई किया, पास किया, इतनी मुश्किल से सारा प्रोसेस उसने तय किया, उसने खुदकुशी कर ली। और जब उसने खुदकुशी की तो उसने अपने खुदकुशी के नोट में लिखा कि मुझे हैरेसमेंट का सामना है, मुझे पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। ये 3 किस्म के इल्जामात उसने लगाए, और किस पे लगाए? उन ऊंची जात के हिंदुओं के ऊपर जिनका ताल्लुक आरएसएस के साथ है और पूरे निज़ाम के अंदर वो इस वक्त उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है। इस पर जो अपोजिशन रहनुमा है राहुल गांधी, वो क्या कहते हैं, जरा आपको पहले वो सुना देते हैं। सर्विंग ऑफिसर हैं, आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की। रिस्पेक्ट चाहिए। मैं इसमें शामिल करूंगा अब्दुल्ला खान साहब, आपको शामिल करूंगी। ये फरमाइएगा कि ये जो वाकया हुआ है पूरन कुमार, इससे हमें क्या पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतें, बिलखुसूस जो निचली ज़ात के हिंदू हैं, जिनको नंबर्स बढ़ाने के लिए अपने अंदर शामिल करते हैं, उनका हाल क्या है इस वक्त? देखिए, हिंदुस्तान की जो ये मौजूदा रियासत भारत है, ये शुरू से ही जो है ना बहुत सारी मुनाफ़क़तों पे मबनी रही है, और उसमें हमेशा ही जो है वो जो अक़लियतों को निशाना बनाया जाता रहा है। अगर आपको याद हो, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त उनके वज़ीर दिफा के लिए जो ना अलग से वो बर्तन रखे गए हुए थे उस वक्त भी, और ये हमेशा से रहा है। लेकिन जिस अंदाज में अब ये हुआ रहा है, जब से ये मोदी इक़्तिदार में, पहले गुजरात में उन्होंने किया और अब जब से मरकज़ में आए हैं, तो ये चाहते ये हैं कि जो है वो चाहे निचली, वो उनको हिंदू मानते ही नहीं है। देखें, दलित जो है वो 4 ज़ातें जो है उनमें नहीं है शामिल, वो उनको बिल्कुल इंसान की कैटेगरी में नहीं शामिल समझते। और जबकि दलित जो है ना वो करोड़ों की तादाद में है। मेरा ख्याल है दलित और मुसलमानों की तादाद, या दलित थोड़े से मुसलमानों से भी शायद ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ जहाँ कहीं भी होते हैं, ये तो एक वाक़या हमारे सामने रिपोर्ट हो गया है ना, और राहुल गांधी चूँकि बोल गए हैं तो हमारे सामने आए। पूरे हिंदुस्तान में दलित हर जगह पे पिस रहे हैं, और उनका जो मसला है वो सबसे ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि वो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मुसलमानों के लिए ज़रा मुसलमान भी आवाज़ उठाते हैं, वो ऐसी भी बोल लेता है, और हैं क्रिश्चियंस के उनकी मिशनरीज हैं, पूरी दुनिया वेस्ट भी बोल लेता है। ये दलित बेचारे ऐसे हैं, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता, स्वाय पाकिस्तान में या आपके टॉक शो में कोई आ गया, कोई दूसरा आ गया। तो दलित इस
वक्त दुनिया की मजलूम तरीन जो है ना वो कौम है भारत में, और ये बहरहाल ये एक ऐसा टिकिंग बॉम्ब है विद इन इंडिया, ये फटेगा क्योंकि दलित बड़ी तेज़ी के साथ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको इन्होंने डिप्राइव रखने की पूरी कोशिश की, हर जगह पे हर सतह पे कोई ना कोई दलित अगर आगे आ जाता है, जैसे ये ऑफिसर थे, तो फिर उसके लिए हालात ऐसे बनाए दिए जाते हैं कि कोई दूसरा दलित जो है ना वो जुर्रत ही ना करे। लेकिन वहाँ पे दलितों में जो है ना वो शऊर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो तेज़ी के साथ जो है ना बिजनेस में भी आ रहे हैं, वो बाकी शुबों में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक तेजी के साथ आ रहे हैं, जो एज अ स्टेट उनके साथ रिस्पांस दिया जा रहा है, रिएक्शन दिया जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो टिकिंग बॉम्ब है जो इंडिया के अंदर एक और जो है ना वो टिकिंग बॉम्ब है। मल्टीपल टिकिंग बॉम्ब्स इंडिया में है, ये एक्सप्लोड करने और इंडिया ने डिसइंटीग्रेट हो जाना है, और दलित उसमें से एक टिकिंग बॉम्ब है जो मुख्तलिफ मैंने आपको इशारा किया है। मैं एक्सेलेंसी इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि आपने जो इनकी डिप्लोमेटिक कोर है उसके साथ भी इंटरेक्ट किया होगा, किस कदर जो इनके लो कास्ट के ऑफिसर्स हैं जिनको ये दलित कहते हैं या बाकी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर जिसे हिंदुस्तान चला रहा है, और अपने आप को ये एक दुनिया के सामने एक प्रेजेंट करता है कि हम शायद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और यहाँ पे मजहबी आज़ादियाँ हैं। किस किस्म की घुटन उनके अंदर आपने देखी? पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। इंडियन फॉरेन सर्विस की बात कर रहे हैं आप, उसमें जहाँ तो मुसलमान ममालिक हैं जैसे ईरान हो गया, गल्फ़ हो गया, वहाँ पे ये होशियारी करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि मुसलमान एम्बेसडर्स भेजें ताकि वो एक ऑरा बनाएं कि हम बड़े मतलब टॉलरेंट सोसाइटी है। लेकिन जब आप दूसरे ममालिक में जाते तो किसी और की गुंजाइश है नहीं। और जैसे अभी इन्होंने फरमाया, अगर आप डेमोग्राफिक देखें स्ट्रक्चर इंडिया का, तो जो इट्स लाइक अ ट्रायंगल पिरामिड है। जो ब्राह्मण है, जो हिंदू, अगर हिंदू कॉन्सेप्ट जो हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तो वो 1% भी नहीं है। और तालीम का हक सिर्फ ब्राह्मण को होता था एज पर द हिंदू थियोलॉजी। जो क्षत्रियास थे उनको ठीक है थोड़ी तालीम दे दी, पर वॉर गेम्स के लिए दे दी, और जो वेश्यास थे उनको बिजनेस तक करने दिया। और जो मेजॉरिटी है, जो दलित हैं या अनटचेबल्स हैं या अनसीएबल हैं, उन सब की जो, और उसमें जैन्स भी हैं, उसमें सारी माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं, which forms a large portion of that demography. They are excluded from the planning, they are excluded from the education. तो if they continue with this agenda, तो इंडिया में लिटरेसी रेट गिर जाएगा, पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगा, और जो बढ़ रहा है इम्प्लोजन जो है ना, इम्प्लोजन ऑफ द सोसाइटी इज इनएविटेबल until they don't change their policies. तो ये जो आईपीएस है जिसने इतना बड़ा एक नोट भी लिखा और उसमें इल्ज़ामात लगाए, जैसे कास्ट बेस्ड, उसने कहा कि मुझे हरासमेंट का सामना करना पड़ा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, यानी मैं बेशक वर्दी में हूँ, मुझे कहा गया कि तुम तो दलित हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का यानी प्रमोशंस और बाकी मुझे करियर की डेवलपमेंट किसी तौर पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं दलित था। इससे क्या पता चलता है कि किस कदर मफलूज हो चुका है हिंदुस्तान का निज़ाम? बिल्कुल मफलूज हो चुका है। और ये जब तक ये हिंदुत्व का एजेंडा, और जैसे पहले भी फरमाया गया कि द हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया ऑलरेडी इज़ हार्डली 50%, और उसमें से जो है अगर आप से 60% जो हैं ये दलित और ये लोअर कास्ट जिन्हें वो कहते हैं उन्हें करें, तो 40% आपके पास, यानी 40% ऑफ द 50% कितनी परसेंटेज रह जाती है इन इंडिया जो कि कंट्रोल करेगी इस सारी चीज़ों को।
और अभी भी आप देखें कि जो इनका रूस के साथ इशू हुआ था जिस पे इन पे सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई, जो ऑयल ले जा रहे थे उसकी सिर्फ 4 फैमिलीज थी जो ले रही थी, अंबानीज, अंदानीज, यू नो ऑल दोज बिरलास, टाटास, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड, और उनके यहाँ कोटा से वो गरीबों को खाना दे रहे हैं। और अगर आप चिकन नेक स्टेट्स देखें जिस आसाम है और बाकी 7 सिस्टर स्टेट्स, उधर उन्होंने क्या किया कि अब वो जाके कहते हैं कि अच्छा अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम खारिजी हो। ओके। और उनको धकेल के आसाम के जंगलों में, भूख नंग में, आपको पता है आसाम के रॉयल टाइगर्स भी हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल कितनी चैलेंजिंग है, और फिर बांग्लादेश में उन्हें धकेला जा रहा है कि तो आप कह रहे हैं ओवरऑल जो इनका सिस्टम है बिल्कुल मफलूज हो गया। मैं इसमें मफलूज हो गया है जी, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो हिंदुस्तान है उसके अंदर माशरती तौर पे किस कदर ये बिगाड़ आ चुका है, और जो हिंदुस्तान दावे करता है कि हम कश्मीर को कंट्रोल कर लेंगे, और तो कितना इनका डे बाय डे कंट्रोल जो है वीक होता जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। मकबूजा कश्मीर के अंदर तो उनका जो है वीक तो हो रहा है कि वहाँ पर जो है मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है अपनी जो तहरीक जो है वो उसको जारी रखे हुए है। अगर भारत जो है जितनी भी कोशिश कर रहा है इस वक्त 10-12 लाख के करीब जो है वहाँ पर अगर फौजी भी है, मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है अपने हक़ के लिए जो है जदोजहद जारी रखे हुए हैं। वो हर तरीके से है, अगर उन पर जुल्म भी हो रहा है, आज भी जो है फेक इनकाउंटर या आप देखें लोगों के घरों को छापे मारे जा रहे हैं, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको भारत की मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद किया जा रहा है। और मकबूजा कश्मीर आपने जिस तरह ये बात की है कि वहाँ को जो है मुसलमानों को आगे नहीं आने देता है, इसी तरह मकबूजा कश्मीर में भी ऐसे हालात है, वहाँ पर भी जो है मुसलमानों को आगे नहीं आने दिया जाता। तमाम सेक्टरों को जो है वो इंडिया से लाके हिंदू हैं आला जात के, उनको वहाँ पे लाया गया। जी, बड़ी बड़ी पोस्टों पे सेक्रेटरी लेवल, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल, वहाँ पर जो है उनको हिंदुओं को लाया गया है। और मकबूजा कश्मीर के जो वहाँ जो आपको देखे मकबूजा कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है एजुकेशन का। तो मकबूजा कश्मीर के लोग तो आगे जा रहे हैं, मगर ये है कि इंडिया उनको आगे नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो है जुल्म की इंतहा कर रहा है। वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के साथ जो जुल्म है वो तो वो भारत भी कोशिश कर रहा है ऐसी कास्ट बेस करें। ठीक ठीक, आपका पॉइंट है कि मैं असद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगी। फरमाइएगा कि इंडियन आर्मी के अंदर भी हमने देखे कई केसेस जिसके अंदर जो इंडियन फौजी हैं जिनका ताल्लुक दलित जात के साथ है, उन्होंने भी बड़ा एहतजाज बुलंद किया है। उन्होंने भी ये कहा तो कोई आर्मी कैसे लड़ सकती है जब उसके अंदर जात पात का निज़ाम हो। एक ऑफिसर अगर दलित बन जाए तो जो उसका सबॉर्डिनेट है वो इसलिए उसको फॉलो नहीं करता क्योंकि वो दलित है। तो क्या समझते हैं कि आर्मी इसे सस्टेन कर सकती है जिस तरह की इंडियन आर्मी के हालात हैं? नहीं यासिर साहब, बिल्कुल ना इंडियन आर्मी ना कोई और आर्मी अफोर्ड कर सकती है कि उसके अंदर कोई कास्ट सिस्टम हो, जात पात का सिस्टम हो, और फॉर दैट मैटर कोई रिलीजियस एलिमेंट जब वो साथ लेकर आ जाए या उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म लेकर आ जाए। नथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और हकीकत में आपको बताऊं, दिस इज द मेजर डिफरेंस। मैं आपसे बताऊं, ये बिपिन रावत ने व्हेन ही टुक ओवर एज आर्मी चीफ, सबसे ज्यादा जो डिटेरोरेशन शुरू हुई इंडियन आर्मी के अंदर, उनके नॉर्म्स की, कस्टम्स की, प्रोटोकॉल की, हर चीज की, वो वहां से मैं आपसे कहूंगा कि शुरू हुई है। और उसी के अंदर ये जो जहां तक तो इनकी कास्ट सिस्टम था, ये दलित थे, एक उनकी एंट्री वैसे भी बड़ी कम थी फौज के अंदर, बट डेफिनेटली जिस तरीके से आईपीएस के ये जो कुमार हैं उन्होंने खुदकुशी की है, तो लाइकवाइज इसी तरह का सिलसिला इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर भी था कि जो भी लो कास्ट के लोग आते थे, अच्छा उससे हट के भी अगर सिख भी हैं, मुस्लिम्स तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, या इवन क्रिश्चियंस हैं, तो बिल्कुल उनके साथ इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था। और ब्राह्मण, आप याद रखिएगा, ब्राह्मण दे आर एवरीवेयर, ये इधर दे आर 1% या 2%, वट एवर दे आर, बट दे आर दी वन के जिनके हाथ में इस वक्त भी इंडिया की तनाबें हैं और वो सारी चीजों को लेके चल रहा है। और ये मैं बता दूं आपसे कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर और इस तरह का आप अगर किसी भी आर्म फोर्सेस के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं तो कोई सूरत ऐसी है नहीं कि उनके अंदर कोई कोहेसिवनेस हो, कोई कोऑर्डिनेशन हो और कॉमरेडशिप हो कि नहीं वो एक दूसरे के साथ चलेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट और यही सारी चीजें नजर आती हैं। और मैं बताऊं कि मई की बात भी छोड़ा नहीं, इसके बाद की भी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आप इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वो चीज, वो जज्बा नजर नहीं आती, वो लगन नजर नहीं आती
कि आप इंडिया की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, ठीक है, उन्होंने जो उनकी टॉप लीडरशिप है आर्मी की, उसमें उन्होंने बिल्कुल अपने ही जो लोग हैं जो जिनका ताल्लुक एक्चुअली आरएसएस के साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी आरएसएस के वो वफादार हैं, वो उनका है, उनको प्रमोट तो किया, बट एक्चुअली लड़ना तो वो उन्होंने डायरेक्टिव देना है, लड़ना तो अगेन वो नीचे वालों ने। तो नीचे मैं समझता हूं कि वो चीज, वो एलिमेंट जो है ना, दैट इज मोरल नहीं है, आप कह रहे हैं मोरल की कमी है। जी बिल्कुल ऐसा ही बुनियादी है। वजह यही है कि वहां पे जात पात और छूत छात का निजाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इट्स नॉट आर्म्ड फोर्सेस का, एवरीवेयर यू गो, आप सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, शॉट और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।